बिजनेस के लिए चलता था कि मैं कुछ ना कुछ करूं, बिजनेस करूं। और लास्ट में फाइनली जॉब से कुछ पैसे इकट्ठे करके मैंने 2012 में बिनौला जैसे शहर में, जो इंडस्ट्रियल एरिया में, मोबाइल शॉप खोला। और बहुत अच्छा मेरा मोबाइल शॉप चला। एक छोड़ मेरे पास दो दो तीन तीन मोबाइल शॉप हो गए, लड़के काम करने लगे। और मैंने अपना घर मकान सब यहाँ पे बना लिया बिनौला के अंदर, एक अच्छा मतलब लेवल हासिल किया। और उसी टाइम मेरी मुलाकात आशीष सर से हुई। मेरे को डायरेक्ट इस बिजनेस में लाने वाले और प्लान दिखाने वाले गुरुदेव आशीष सर ही हैं। एक बार सर के लिए जोरदार ताली। और मैं उस टाइम अच्छे खासे बिजनेस को कर रहा था, रनअप में था। मोबाइल की तीन तीन दुकानें थी। तो मुझे ये आरसीएम समझना उतना मतलब नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जब अच्छा खासा कमा रहा हूँ तो मैं आरसीएम क्यों करूँ। तो मैंने एक शर्त रखी थी सर से, आशीष सर से, कि देखिए सर, मैं आरसीएम करूंगा, ज्वाइन तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप अगर मेरे को पीयूसी दिलवाते हैं तो मैं आरसीएम ज्वाइन करूंगा, नहीं तो मैं आरसीएम ज्वाइन नहीं करूंगा। तो सर ने बोला कि सर, पीयूसी तो हम आपको दिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको कोड तो लगाना पड़ेगा। तो बात वही थी कि शर्त मेरी भी थी कि पहले पीयूसी चाहिए तब मैं कोड लगाऊंगा। और सर का कहना था कि जब तक आप कोड नहीं लगाओगे तब तक आपको पीयूसी नहीं मिलेगी। फिर हमने क्या किया, अपनी वाइफ की आईडी लगाई और उसको एक्टिवेट किया और हमने काम किया। आशीष सर ने राजेश सियाग सर को भेजा मेरे पास। और मैं धन्यवाद करता हूँ राजेश सियाग सर का, जो इस बिजनेस में उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया। शुरुआती बहुत कम टाइम मिला मेरे को उनसे, एक डेढ़ महीने का ही टाइम हमारे बीच में मिल पाया था। और एक डेढ़ महीने में उन्होंने अपना पूरा फोकस, पूरी ताकत मेरे ऊपर लगाई इस बिजनेस को सिखाने के लिए। और आशीष सर को मैं टाल के निकल भी गया था, मेरा लालच था पीयूसी। मुझे लगता था कि पीयूसी से बहुत ज्यादा इनकम आएगी, या नेटवर्किंग से नहीं आएगी। लेकिन जब राजेश सर मेरे से लगातार मिलने लगे, रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक मेरे पास बैठ के जाते, हम 12 बजे तक अपनी शॉप खुली रखते थे। और वो मेरे को बताते कि सर, ये बिजनेस बहुत बड़ा है जो आप कर रहे हो, ये बिजनेस आपके माध्यम से चल रहा है। लेकिन उन्होंने मेरे को पैसिव इनकम के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। सतीश पंडित जी की सीढ़ियां मेरे को बैठ के लैपटॉप में चला के दिखाए। बोले इन चीजों को आप ध्यान से देखिए कि इनमें ये क्या बोलते हैं। और मैंने उन चीजों को जब देखा और सुना तो मेरे को बिल्कुल एक जुनून सा सवार हो गया कि वाकई में ये बिजनेस करने लायक है और सही तरीके से करना चाहिए। और अचानक ही कुछ ऐसी घटना घटी कि राजेश सर आगरा से आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था। और वो कुछ लंबे समय के लिए रेस्ट पे चले गए और मैं अकेला पड़ गया। लेकिन मैं अकेला नहीं रहा, मेरे को आशीष सर, दिनेश सर, रामकिशन सर, सभी लोगों ने मिलके मेरा बहुत सपोर्ट किया उस टाइम में। और मैंने इस बिजनेस को आगे किया, करता रहा। बहुत इंटरेस्ट भी आता रहा मेरे को, सोते जागते आरसीएम के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था। और मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन कुछ गलतियां भी करी उस ताकत में। मुझे लगा कि मैं बहुत जल्दी अपने मकाम को हासिल कर लूंगा, और मैंने बहुत सारी गलतियां भी करी। और गलतियों की वजह से धीरे धीरे पीयूसी में कई सारी चैलेंज आ गई। फिर अचानक कुछ ऐसे मेरे लाइफ में हुआ कि मेरा बना बनाया घर, जो मैंने अच्छा खासा यहाँ बनाया था, वो मकान तक बिकने का नौबत आ गया। कई सारी समस्याएं मेरे साथ एक साथ ही आई, और मैं उसका सामना करता रहा। मेरी हिम्मत टूट चुकी जब मकान बिका। वाइफ बीमार होने के बाद, कई सारी चैलेंज आने के बाद मैं बिल्कुल निराश हो गया। और फिर मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता, ये बिजनेस भी मेरे से दूर होता चला गया, मेरी टीम दूर होती चली गई। क्योंकि मेरा जो प्रोफेशनल था, जो मैंने एक चीज पाया हुआ था, वो हाथ से निकल गया। तो बहुत किसी के सामने जाने में मैं हिचकिचाता था, सोचता था कि मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, इस बिजनेस को कैसे करूंगा। और मैं धीरे धीरे इस बिजनेस से आउट होता चला गया। आउट होने के बाद फिर मैं कहीं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता, कहीं कुछ कर काम करता, जो भी काम मिल जाए वो काम करने लगा। धीरे धीरे अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे चैलेंज, जितनी मैं चैलेंज को दूर करने की कोशिश करता, उतनी चैलेंज मेरे ऊपर आने शुरू हो गए। लड़की की शादी की चैलेंज, बहुत सारी समस्याएं मेरे साथ। और हालात बहुत खराब, बहुत बुरी स्थिति से गुजरना पड़ा मेरे को। और कुछ साथियों को पता भी हो, मैं कहते हैं कि अपनी अच्छाइयां तो सब कहते हैं, लेकिन अपनी बुराइयां भी कहनी चाहिए। मैं इतना ज्यादा उसमें चला गया कि मैं ड्रिंक करना शुरू कर दिया, गलत लोगों के साथ रहने शुरू कर दिए। मैं ड्रिंक करके, वो लोग मेरे को बुला के ले जाते, रखते, बोले कोई बात नहीं, जो हो गया अब तू कुछ देर के लिए भूल जाएगा इन चीजों को,
मेरे को ऐसे ऐसे लोगों ने मतलब उस लेवल पे पहुंचा दिया कि मेरे को ऐसा लगा कि पैसा तो गया ही गया था, अब मैं अपना मान सम्मान और इज्जत भी खो रहा हूँ। फिर मैंने संकल्प लिया कि ये गलत काम मैं छोड़ दूंगा। 1 साल के बाद मैंने इन चीजों को हाथ लगाना छोड़ दिया, मैंने त्याग कर दिया। मैं बोला कि नहीं, कम से कम एक इज्जत और रेपुटेशन बची है, उसको तो नहीं खो सकता हूँ ना। पैसे तो चले गए तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा कमा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी इज्जत और रेपुटेशन चली गई तो उसको मैं दोबारा वापस नहीं ला सकता हूँ। और मैंने फिर लोगों से दोबारा प्लान के लिए, बीच में एक बार राजकुमार जी आए और दिनेश सर आए मेरे घर पे, और उन्होंने बताया कि सर आप दोबारा से स्टार्टअप करो, जो चैलेंज है वो धीरे धीरे खत्म होगी। चैलेंज तो जिंदगी में हर किसी के है, लेकिन काम करते रहेंगे तो चैलेंज भी खत्म होगा। मैंने हिम्मत करी, एक दो लोगों के पास गया, लेकिन वही सिचुएशन रहा, लोग नेगेटिव करते, क्योंकि मेरे हालात सबको मालूम थे। जिसको मैं प्लान दिखाने जाता वो लाइकली भी नहीं करता प्लान, देखना तो क्या, वो सुनना भी पसंद नहीं करता। मैं निराश हो जाता। 2 बार स्टार्ट किया, 3 बार स्टार्ट करने की कोशिश की, नहीं हो पाया, फिर मैंने छोड़ दिया। अचानक कोई साथी मिला मेरे को, बोला कि तुम्हारे पास नॉलेज है, दिमाग है, एक्सपीरियंस है, और मेरे पास पैसा है, हम दोनों लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और वो मेरे को एक ट्रेडिशनल बिजनेस में लेके गए, जिसको मसाले की कंपनी वो खोला हमने। सन 2000 में ही खोल दिया था, नवंबर में। और हिंदुस्तान चॉइस के नाम से हमने मसाले की कंपनी खोली। कंपनी बहुत अच्छी रनअप में चली, बहुत अच्छा चल रहा है, अभी भी तक भी चल रहा है। लेकिन मेरा दिल वहां से हटना शुरू हो गया धीरे धीरे, क्योंकि वो बिजनेस एक दलदल था। पहले मेरे को बिजनेस अच्छा लगता था, लेकिन जब मैं बिजनेस में घुसा तो पता लगा कि बिजनेस क्या बोलता है कि हम जितने दूर तक जाएंगे उतना ही उसमें इन्वेस्टमेंट मांगता है, और जितना ही इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने हम कर्जे में होंगे, फिर दोबारा डिप्रेशन में जाना, वही समस्याएं आ जाना। तो मेरे को वो बिजनेस समझ में आया नहीं, लेकिन मजबूरी थी कि मैं पैसे लगा चुका था, पार्टनर को जुबान दे चुका था, तो करना तो था। तो मैं धीरे धीरे उसमें लगा रहा और करता रहा। और अचानक एक बार मेरी बात हुई सतीश सर से, ऐसे ही कुछ बातचीत हुई थी, तो मैं बोला हाँ सर, करना तो है मेरे को, चावल लेकिन तो हम रखे बाल्टी में हो भाई। बाल्टी। देखता हूँ। और मैं किसी कारणवश मैं गया था करीब सोलन के साइड में, और सोलन में एक डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग चल रही थी सुरेंद्र वंश जी की। और मैं वहां से होके आया, वहां मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया। मुझे किसी दूसरे कंपनी के लीडर ने अप्रोच किया था कि आप चलो उसको देख के आओ, मैं वहां से देख के आया। तो मैंने रात भर यही सोचा कि मैं किसी दूसरे कंपनी को दोबारा से स्टार्ट करूं, उससे अच्छा कि मेरी कंपनी तो सबसे बेस्ट है। हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी कंपनी है जो नमक और मिर्च के ऊपर काम करती है? हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी कंपनी है जो कपड़े पे व्यवसाय करती है? जब मैं अगर वहां बिजनेस नहीं कर सकता, तो मैं हिंदुस्तान के किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकता। और मैंने इस बिजनेस को फिर से दोबारा चुना। फिर से मैंने दोबारा सतीश जी को फोन किया, और दिनेश सर को भी मैसेज किया कि सर मुझे मेरी टीम की पूरी लिस्ट चाहिए, मुझे एक बार लिस्ट दीजिए कि कहाँ क्या चल रहा है, और मैं इस बिजनेस में वापसी करना चाहता हूँ। तो सतीश सर ने मेरे को बोला कि सर ऐसा है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर एक फरीदाबाद के अंदर मास्टरमाइंड लीडर की मीटिंग होने वाली है, सेमिनार होने वाला है, ट्रेनिंग होने वाला है, आप उसमें चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। और मैं उस टाइम सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी कर रहा था कंपनी के अलावा, क्योंकि कंपनी से तो कुछ आता नहीं था, जितना आता है उतना कंपनी में वापस लग जाता था। देखने के लिए कंपनी बहुत बड़ी, नाम बहुत बड़ा हिंदुस्तान चॉइस, सप्लाई भी बहुत बड़ी, सप्लाई चेन अलवर राजस्थान तक। लेकिन इन बात करें इनकम की तो बिल्कुल जीरो। घर के खर्चे चलाने के लिए दिन में कंपनी संभालना और रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना। तो सतीश सर ने बोले कि सुबह हम जल्दी निकलेंगे। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं सर, मैं सुबह बिल्कुल तैयार रहूंगा 6 बजे के टाइम में, सर्दी का टाइम था। मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी में ही अपने कपड़े वगैरह सब लेके गया था, और रात को ही मैं अपना तैयार होके रेडी होके और मैं हाईवे पे पहुंचा। सतीश सर मिले, मैं वहां से ट्रेनिंग अटेंड करके आया। मैंने देखा कि बहुत कुछ, बहुत सिस्टम चेंज हो चुका है, बहुत सारा कुछ, मतलब जो पहले आरसीएम था वो आरसीएम तो अब रहा ही नहीं, अब तो आरसीएम दूसरा हो गया है। और मैंने सतीश सर से बातचीत करी, और मैंने एक चीज किया कि उस टाइम मेरे साथ जो मेरे गुरुदेव थे, मेरे मेंटर थे, कोच थे, वो राजेश सियाग जी थे। लेकिन बगैर गुरु के इस बिजनेस को कर नहीं सकते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, मैं तो ये मानता हूँ। तो ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने सतीश सर को ही अपना गुरु बनाया। मैं कहा कि अब राजेश सर के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और
सतीश सर से मैंने बातचीत करी कि मैं इस बिजनेस को दोबारा कैसे खड़ा कर सकता हूँ, किस तरीके से करूँ। और मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, ना तो मैं प्लान दिखा सकता हूँ, ना मेरे पास कोई टीम है। सर ने बोला कि आप हिम्मत मत हारिए, आप पहले खुद का अपना कीजिए, और उसके बाद सब कुछ होगा। परमात्मा ने चाहा तो सब अच्छा अच्छा होगा। मैंने वो अच्छे अच्छे के बोल के, और मैंने अपना बिल अपडेट कराया, दोबारा से केवाईसी कराई, और मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया। और मुझे एक व्यक्ति कालका में मिले, उन्होंने किसी से मेरे को कांटेक्ट कराया, सोनिया जी से, उनके थ्रू मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। फिर वहां पे टीम बनाई और ग्रोथ करना शुरू किया। धीरे धीरे टीम आया। जो लोग बिनौला के अंदर मेरे को मना करते थे कि भाई ये इस बंदे के साथ तो बिजनेस करना बेकार है, जीरो है, आज की डेट में मैं इसी बिनौला में ठीक पिछले महीने में करीब करीब 26 ज्वाइनिंग निकाल ली है, इसी बिनौला के अंदर। अपनी जो पिन आई थी रनर की, और सेलिब्रेशन के मैंने स्टेटस पे लगाया, ग्रुप में डाले। जो लोग मेरे को बोलते थे कि तू बर्बाद हो गया, ये हो गया, आरसीएम की वजह से हो गया, मैंने सबको पर्सनली फेसबुक, जिनका व्हाट्सएप पे, मैंने वो फोटो और वो वीडियो सब डाले कि देखो मैं बर्बाद नहीं हुआ, कंपनी आज भी चल रही है, कंपनी में लोग आज भी जुड़े हुए हैं, कंपनी अच्छा रनअप में है, बस मैं पीछे रह गया था। और मैंने फिर ठान लिया है कि अब मैं दोबारा स्टार्टअप कर रहा हूँ। और मैंने दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टअप किया। मुझे बहुत सपोर्ट मिला सतीश सर का। और सतीश सर ने एक बात कहा कि बलवंत जी, मैं आपको एक सबक दे देता हूँ, इसको आप हमेशा ध्यान रखना। ये जो बिजनेस चलता है ना, लीडरशिप से चलता है, बगैर लीडरशिप के बिजनेस चल नहीं सकता है। और लीडरशिप में भी इन्होंने मेरे को 3 चीजें बताई कि या तो आपका अपलाइन जो है वो बढ़िया लीडर हो, तो आपका बिजनेस चल सकता है, या फिर आप खुद ही एक बड़े लीडर हो, सेल्फ लीडर हो, तो ये आपका बिजनेस चल सकता है। और तीसरा कि आपके ग्रुप में अगर आप लीडर नहीं हो, आपका अपलाइन लीडर नहीं है, लेकिन अगर आपके ग्रुप में आपके नीचे कोई बढ़िया बंदा आ जाता है, कोई लीडर आ जाता है, क्योंकि कुछ लीडर ऐसे भी होते हैं, जो सर ने बताया था कि प्राकृतिक गुण होते हैं उनके अंदर लीडरशिप के, जो ऑटोमेटिक आते हैं। तो मैंने इस चीज को नोटिस किया कि सर ने बहुत बड़ी बात मेरे को आज बता दी। मुझे दोनों तीनों चीजों पे फोकस करना चाहिए, अपने आप को लीडरशिप के लिए तैयार करना चाहिए। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास एक बढ़िया और शानदार लीडर सतीश सर है, जो मेरे गुरु है, कोच है। और तीसरा, अपनी टीम में लीडरशिप आएगी नहीं, मुझे बनानी पड़ेगी, उनको तैयार करना पड़ेगा, उनके साथ लगना पड़ेगा, और उनके साथ लग के मैं लीडर तैयार करूंगा, तो ये बिजनेस बहुत तेजी से और बहुत रफ्तार से चल सकता है, और चल रहा है। मैंने पिछले 2 महीने से बहुत स्पीड से काम कर रहा हूँ। और मैंने तो, हमारे अपलाइन है राजकुमार जी, मैंने तो उनसे चैलेंज तक किया, हम लोगों ने आपस में बैठ के कि जी सर, जितनी ज्वाइनिंग आपकी आएगी उतनी मेरी आएगी। इस बिजनेस को अब हम उस तरीके से नहीं करेंगे, कंपटीशन के तरीके से करेंगे, कि करना है तो करना है। क्योंकि आशीष सर कहा करते थे कि अब समय वो आ गया है कि बड़ी मछलियां जैसे छोटे मछलियों को खा जाती है, वैसे ही अगर हमने अपने आप को डेवलप नहीं किया, स्पीड नहीं बढ़ाया, तो हमारे ही पड़ोस के लोगों को कोई दूसरी कंपनी उठा के ले जाएगी, और हम सोचते रह जाएंगे कि कल परसों हम आराम से उनको बताएंगे। और बहुत सारे लीडर के हमारी टीम में भी, सर्कल में भी आते हैं फोन कि सर टीम बढ़ती नहीं है, बढ़ती नहीं है। गलतियां हैं हमारे अंदर, इसलिए टीम नहीं बढ़ती है। कुछ छोटी मोटी गलतियां जो हमने शुरुआत में किया, और जो एक्सपीरियंस लिया, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा 2 मिनट के अंदर। कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो हम लोगों ने भी शुरुआती दौर में की, लेकिन अब आप लोगों के पास ये जूम मीटिंग होने की वजह से बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं कि हमें सब चीज का पता टाइम टू टाइम लग जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जब तक व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता, हम उसके घर के चक्कर काटते हैं, अपना पेट्रोल खर्च के उसके पीछा, जब तक वो हाँ ना भर दे ना, तब तक हम उसका पीछा छोड़ते ही नहीं है, तू हाँ करेगा कैसे नहीं। लेकिन जब व्यक्ति ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है, अपनी मर्जी से नहीं, आपसे परेशान होगी, आपसे तंग होगी, कि जब तक मैं हाँ नहीं करता तब तक ये मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं, अगर इससे पीछा छुड़ाना है तो ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। और हमारा भी मकसद यही होता है कि जब तक तू ज्वाइन करेगा नहीं, तेरा पीछा छोड़ूंगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को ज्वाइन तो कर देते हैं, लेकिन हमारा मकसद ही, फोकस ही ज्वाइन तक होता है, और हम उसको फिर छोड़ देते हैं। और हम फिर अगले तलाश में लग जाते हैं ज्वाइनिंग की, कि अब हमें अगले व्यक्ति को ज्वाइन करना है टीम बढ़ाने के लिए। जिस व्यक्ति को हमने ज्वाइन किया उसको हम छोड़ देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि गुरुदेव रामकिशन जी ने बताया था कि किसी भी ज्वाइन व्यक्ति के साथ हमें 90 दिन लग के काम करना पड़ेगा। और जब हम 90 दिन उसके साथ काम करेंगे, तब जाके उसको ये बिजनेस समझ में आएगा,
और तब वो बिजनेस करने के लिए तैयार होगा। लेकिन ये गलती हम लोग करते हैं कि हम ऐसा कुछ कर नहीं पाते हैं, सिर्फ एक ही फोकस रखते हैं, फटाफट ज्वाइन करना। और जब व्यक्ति ज्वाइन होता है तो टीम बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मंत्र है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम उसकी वेलकम मीटिंग करें। वेलकम मीटिंग करने से क्या होता है कि अपनापन होता है। राजेश सिंह जी ने जब मेरे को ज्वाइन किया था तो बार बार मेरे को अपने घर बुलाते, खाना खिलाते। उनकी वाइफ थी, वो भी बिल्कुल एक फैमिली जैसे, मेरी फैमिली उनके घर जाती थी, हम लोग घंटों घंटों बैठ के बातें करते थे, फैमिली रिलेशन बना लिए थे। राजेश सर ये बोलते थे कि ये बिजनेस ही फैमिली रिलेशन का है, जब तक फैमिली रिलेशन नहीं बनेगा तब तक ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ने वाला। और हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर नोट करते हैं कि कितनी ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, ज्वाइनिंग का हम नंबर बढ़ाते हैं, रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं। इसलिए हमारी जो है बिजनेस ग्रो नहीं करता है। क्योंकि अगर हम जब फैमिली मीटिंग करेंगे तो उसमें हम उसकी लिस्ट बनवाएंगे। हर व्यक्ति के शुरुआती दौर में जब उसको बोलेंगे तो उसके दिमाग में 10-20 बंदों का नाम होता है, वो हमें बैठ के उसके साथ बनवाना है लिस्ट। वो अपनी मर्जी से कभी नहीं बनवाएगा। अगर उस व्यक्ति को आरसीएम समझ में आती, अगर वो कामयाब होने वाला व्यक्ति होता तो वो हमारे से पहले आरसीएम में आ गया होता। लेकिन उसको नॉलेज नहीं थी इसलिए नहीं आया। अगर हमने उसकी ज्वाइनिंग डाल दी है तो उसको कामयाब करने की जिम्मेवारी हमारी है। ये मैं मानता हूँ कि अगर अगर किसी व्यक्ति को मैंने ज्वाइन किया तो उसको कामयाब करने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ कि मुझे उसको कामयाब करना है। तो उसके साथ बैठ के हम लिस्ट बनवाते हैं और शुरुआती उसको बोलते हैं कि भाई इसमें 5 लोगों के लिस्ट में टिक लगाओ और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं प्लान दिखाऊंगा जब तक तुम नहीं सीखते हो। और लोगों को कैसे लेके आते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उन लोगों को लेके आए तो होगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है अगर हम धीरे धीरे करते हैं तो। शुरुआती दौर में मुझे बहुत सारी समस्या आई। सर ने बोला कि आपको डायमंड क्लब करना है। डायमंड क्लब यहाँ 1500 पीवी नहीं होते थे तो डायमंड क्लब कहाँ से कर लूं। 1 महीने कटवा के ले आया 10,000 का सामान, घर में दे टेंशन, झगड़ा लड़ाई, ये इतना सामान क्या करोगे, दुकान खोलोगे क्या करोगे। तो भाई अपलाइन ने बोला है, मेरे गुरु ने बोला है कटवाना पड़ेगा। तो वो मैडम क्या बोली कि अपने गुरु के घर में रख जाओ। पर फिर मैं सतीश सर को फोन किया, राजेश सर को फोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैंने इतने डब्बे काट लिए, अब क्या करूं, घर में भी टेंशन हो गया। तो उन्होंने बताया, तरीका बताया कि देखिए इसका आप तरीका अपनाइए। डायमंड क्लब हम लोग भी करते हैं। कोई व्यक्ति शुरू में जब साइकिल चलाना सीखता है ना तो वो डरता है, लेकिन जब साइकिल चलाना सीख जाता है ना तो वो हाथ छोड़ के चलाना शुरू कर देता है। वही हमारे साथ है। शुरुआती दौर में जब हम डायमंड क्लब नहीं करते तो हमें डर लगता है, और जब हम धीरे धीरे करना शुरू करेंगे तो बहुत आसान लगता है। आज के लिए हम लोग के लिए डायमंड क्लब बिल्कुल आसान है। अगर कल की डेट में गुरुदेव रामकिशन जी बोले कि लीडर सुपर फास्ट पर मंथ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा जी। मैंने तो 4-5 दुकानें पकड़ रखी हैं, उठा के सामान ले जाके उनके सिर पर रख देता हूँ, भैया ये ले बेच। अपने घर में नॉर्मल हो जाता है 3-4 हजार का। तो न्यूट्रिशन है, हस्बैंड वाइफ है, मैन वुमेन, प्रोडाइट, गामा ओरिजिनल अपने घर में ही चाहिए। तो आसान है डायमंड क्लब करना ना। हमने हमारे को गुरुदेव रामकिशन जी ने बताया कि 4 हिस्सों में बांट लो, लिस्ट बना लो कि किचन में क्या क्या लगता है, बाथरूम में क्या क्या लगता है, पर्सनल केयर क्या क्या लगता है। और कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं कि जो 6 महीने 1 साल में हमारे वैसे खराब हो जाते हैं, हम उनको खरीद सकते हैं। तो डायमंड क्लब करना मुश्किल नहीं है। डायमंड क्लब हम सोचते हैं बस दिमाग में, प्रयास नहीं करते हैं करने की। मुश्किल नहीं है, आप एक बार करने की शुरुआत तो करो। आप आदत बनाओ, रूटीन बनाओ। हो सकता है 1 महीने दिक्कत आए, 2 महीने दिक्कत आए, तीसरे महीने आप जब सीख जाओगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप करने लग जाओगे तो आपकी टीम भी ऑटोमेटिक करने लग जाएगी, क्योंकि आप उनको सिखाओगे ना कि डायमंड क्लब कैसे करना है। ये बिजनेस में जो लोगों को हमने ज्वाइन किया है उनको कुछ नहीं आता। उनको हम जिधर घुमाएंगे वो उधर घूमेंगे। उनको हमें सिखाना पड़ेगा एक एक करके, पकड़ पकड़ के। बहुत सारे मेरे टीम में लीडर है जो बोलता है सर मैं फोन करता हूँ, बोलता हूँ बार बार खरीदारी कर लो, खरीदारी कर लो, वो तो सुनता ही नहीं है। बार बार बोलता हूँ जूम मीटिंग में आवा, वो सुनता ही नहीं है, आता ही नहीं है। सर वो नहीं आएगा, हमारी जिम्मेवारी है उसको लेके आना, क्योंकि पर्चा हमने भरा है उसका। वो क्यों आएगा, अगर उसको आना होता तो वो आज से 10 साल पहले आ गया होता। अगर उसके समझ में आती तो वो 10 साल पहले आ चुका होता। उसको तो समझ में लाने की जिम्मेवारी हमने ली है ना, उसका पर्चा हमने भरा है। जब तक वो बिजनेस समझ ना ले, इसकी जिम्मेवारी हमें उठानी है। हर एक व्यक्ति को कामयाब करने की। हम मिशन टेक्निकल में जाते हैं, रॉयल्टी में जाते हैं, रामकिशन सर एक ही चीज बोलते हैं कि हर व्यक्ति को कामयाब करना है। यानी कि हमने जिम्मा लिया है ना कि हर एक व्यक्ति को कामयाब करना है। तो हम हार नहीं मान सकते हैं कि वो व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे टीम में है जो बोलते हैं कि वो बंदा फोन नहीं उठाता, अब हमें उससे बात ही नहीं करनी है, तो वो नहीं उठाएगा। मेरे को 2 साल लग गए थे समझने में।
जय सिंह सर ने खुद बताया अभी कि मैं करना ही नहीं चाहता था, जबरदस्ती किया, राजेश सर से मिलना नहीं चाहते थे। आज वो जब बिजनेस समझ में आया तो वो रॉयल्टी अचीवर है इस बिजनेस की। तो बिजनेस हर किसी को इतना जल्दी समझ में नहीं आता, धीरे धीरे आएगा। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस बिजनेस में अपना एक गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इतने शार्प होते, इतने माइंडेड होते, तो इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर आप खुद होते। लेकिन जो लोग हैं उनके गाइडलाइन से, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं सतीश सर से दिन भर में 2 बार बात हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार तो बात मेरी जरूर होती है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कई बार तो एक एक घंटा। और जिस दिन किसी कारणवश उनका शेड्यूल बिजी होता है, कहीं मीटिंग में होते हैं या सेमिनार में होते हैं, और बात नहीं होती, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ रह गया है, आज कुछ खो गया है मेरा। क्यों? कि जो कुछ किया वो मैंने किसी को बताया तो है ही नहीं, बताऊं किसको? तो ऐसे हमारे अंदर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अपलाइन को पता होना चाहिए। हो सकता है कि हम कुछ गलती कर रहे हो, तो अपलाइन को जब बताएंगे तभी तो वो बताएंगे हमारे को कि ये गलती नहीं करनी है। तो अपलाइन का तो इसमें अहम रोल है, बहुत जरूरी है। डायमंड क्लब भी होता है, अपलाइन के माध्यम से सब कुछ पॉसिबल है। बस आप किसी भी अपने अपलाइन को, एक्टिव अपलाइन को अपना गुरु बनाइए और आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। मैंने तो सतीश सर को साफ बोल दिया जी, मुझे जो करना है, जहाँ पहुंचना है, उसका प्लान जो आपने कॉपी पे बना दिया है वो मेरे को करना है। करना कैसे है, बस ये काम आपका है, ये मेरे को नहीं पता कैसे करना है। बस आप बताते रहो, मैं करता रहूंगा, आप जहाँ बोलोगे वहां चला जाऊंगा। धूप हो, बारिश हो, कितना भी दूर हो, मैं यहाँ से बाइक चला के कालका और शिमला और जम्मू कश्मीर तक बाइक चला के गया था इस बार तो। मेरे को वो चीज नहीं है, मेरे को जो चीज चाहिए, मेरा टारगेट है, मेरा गोल है, मुझे एक चीज दिखाई देता है कि मैंने ये गोल बनाया है, वो मुझे चाहिए। समस्याएं तो जिंदगी में आराम से घर में बैठा हूं तब भी आ रही है, और आरसीएम कर रहा हूं तब भी आ रही है, आरसीएम नहीं कर रहा था तब भी आ रही थी। तो समस्याएं तो आती ही रहेंगी, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। अगर हम टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे तब भी समस्या आएगी, रूबी बन जाएंगे तब भी समस्या आएगी, और डायमंड बन जाएंगे तब भी समस्या आएगी। लेवल चेंज होता रहेगा, उस तरह का समस्या आएगा। तो समस्याओं से हमें क्यों घबराना, सामना ही करने के लिए तो धरती पे आए हैं। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट भी करूंगा सबको, अपने जो भी अपलाइन है, डाउनलाइन है, सबको भी यही कहूंगा कि गुरु तो जरूर बनाना है और उसके गाइडलाइन में काम करना है। जल्दी कामयाब होना है तो एक मंत्र यही आसान तरीका है, गुरु बनाइए। और ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों को आपने पिछले मंथ में ज्वाइन कर दिया है, फोकस कीजिए कि उन लोगों का वेलकम मीटिंग करिए, उनके साथ मिलके काम करिए। आगे आगे भागने की कोशिश की जगह हम पीछे वालों को भी संभालते रहें, वरना वो वाला काम हो जाएगा कि पीछे से लाते रहेंगे, आगे आगे से हम ढूंढते रहे, पीछे पीछे छोड़ते रहे, तो वो हाथ में खाली रह जाएंगे, कुछ नहीं आएगा। तो बरसात का पानी जो है ना, हम हाथ में पकड़ने की कोशिश करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब हाथ अंदर खींचते हैं तो लास्ट में उस हाथ में कुछ रह नहीं जाता है। वो जितनी बूंद गिरती है उतनी बाहर नीचे चली जाती है। तो वही हाल हमारा हो जाएगा कि ज्वाइनिंग करते रह जाएंगे, लोग रहेंगे नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के। तो सर, जॉब के साथ साथ